कि जदयू का निर्माण ही राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकलापों के विरोध के लिए हुआ और यही 2005 आते आते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने यह घोषणा कर दी कि बिहार में जो एनडीए होगा उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। इसे लोकसभा के चुनाव में जेडीयू लगातार 2014 को अगर छोड़ दें तो लगातार उसका बढ़िया परफॉर्मेंस बना रहा है और लोकसभा के चुनाव में वो 22% से लेकर 18% वोट के बीच में हो रही है। इसका मतलब है कि वो बिहार के जनता के बीच में अपना जगह बनाने में कामयाब हो गई है। फिर 2020 के चुनाव में आपने देखा कि 2020 के चुनाव में जो दो पार्टियां थी उसने एनडीए से अलग होकर और इस तरह का उसने इंतजाम किया था कि जो जेडीयू के कैंडिडेट्स थे उनको हराने का काम उन लोगों ने किया था, जिसमें चिराग पासवान की जो पार्टी थी वो एनडीए से अलग हो गई थी और चिराग पासवान भी उसमें शामिल थे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी उसमें शामिल थी और उसके कारण 115 सीट लड़ने के बावजूद जेडीयू को सिर्फ 43 सीट पर जीत मिलती है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के आए हैं और उसमें हमारे स्पेशल जो टारगेट ऑडियंस हैं वो हैं जेन जी और न्यू वोटर्स और हमारी एज के वो यूथ्स जिनको जो अब पॉलिटिकली एक्टिव तो हैं लेकिन अभी भी जो बिहार पॉलिटिक्स है, राज्य का जो पॉलिटिक्स है, उसकी बहुत सारी गूढ़ बातों से हम अनभिज्ञ हैं। तो इन बातों की जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी से कि हमारे बिहार की राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी हैं और आज आप कौन सी पार्टी से शुरुआत करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से हम लोग जो मतदातागण हैं या आम लोग हैं उनके पास एक संदेश लेकर जाना चाहते हैं और वह संदेश है कि आप आसन्न चुनाव में जो 18 वर्ष की उम्र के लोग हैं या उसके ऊपर के लोग हैं वो सब लोग मतदान करें। लेकिन मतदान कैसे करें, किन्हें करें, तो उसके लिए आपको बिहार में जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है, उनके इतिहास को जानना जरूरी है, उनकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है, उनकी क्या वैचारिकी है उसको जानना जरूरी है, कौन लोग उस पार्टी को चला रहे हैं, उस पार्टी में लोकतंत्र जनतंत्र है कि नहीं है ये जानना जरूरी है, वो सत्ता में कब कब रही है और सत्ता में उनका कार्यकलाप क्या रहा है ये जानना जरूरी है। तो इसी सब बातों को मद्देनज़र रखकर हम लोग फर्स्ट लुक के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आज हम लोग जदयू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की चर्चा करेंगे। यही पार्टी आपने आज सबसे पहला दिन क्यों चुना? इसलिए चुना कि जनता दल यूनाइटेड के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उसके जो एनडीए है उसके भी नेता यहाँ पर हैं, श्री नीतीश कुमार, वो मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री 2005 के नवंबर से हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी राज्य में एक व्यक्ति पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो नेचुरली चर्चा जब शुरू हम लोग करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड का पहला हक बनता है कि हम उसकी चर्चा करें और इसी क्रम में हम जनता दल यूनाइटेड के बारे में यहाँ बात करने जा रहे हैं। और
इसमें एक सवाल हमारे मन में आता है, हम कभी सुनते हैं जनता दल, फिर हम कभी लिखा हुआ देखते हैं जनता दल और फिर ब्रैकेट में यू, क्या फ़र्क हो जाता है? नहीं, इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। दरअसल अगर जनता दल यूनाइटेड के स्रोत पर जाएंगे आप, तो आपको चलना पड़ेगा 1977 में, जबकि जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। और जनता पार्टी का निर्माण किस परिस्थिति में हुआ था? आप सब लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जजमेंट हुआ कि इन्होंने भ्रष्ट आचरण से अपना चुनाव जीता है, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। उसके 10 दिन के अंदर में ही इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दिया। पूरे देश में आपातकाल की स्थिति बन गई। वो आपातकाल लगभग 1.5 वर्षों तक चला, और उस आपातकाल के बाद जब आपातकाल को इंदिरा गांधी ने वापस लिया, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोग इकट्ठे हुए और उसमें जनसंघ जैसी पार्टी जिसकी अलग अपनी वैचारिकी थी, उसको भी साथ जयप्रकाश नारायण ने किया और सब लोगों ने मिलकर जनता पार्टी बनाया। तो ये जनता पार्टी 1977 में इसका निर्माण हुआ, और जैसा कि सबको पता है कि वो इंदिरा गांधी को चुनाव हराने में सफल रहा, कांग्रेस को चुनाव हराने में सफल रहा, और जनता पार्टी मुरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी। ये अलग की बात है कि वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और 18 महीने के बाद मुरारजी भाई देसाई की सरकार गिर गई। हमारा वो विषय नहीं है, हम अभी जनता दल यू पर बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। अब आप देखेंगे कि 1988 आते आते जब आपने देखा कि 1980 में फिर इंदिरा गांधी आ गई थी, लेकिन 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके ही जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी गोली का शिकार हो गई थी। और उसके बाद फिर जो चुनाव हुए 1985 में, उसमें प्रबल बहुमत से कांग्रेस, एक तरह से कहें कि 3/4 बहुमत से कांग्रेस जीत के आती है, और उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 4 वर्ष होते होते बोफर्स एक विवाद को लेकर, बोफर्स एक तोप है जिसकी खरीद में कहा गया था कि पैसे का लेन देन हुआ है, उसको लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कांग्रेस के ही मंत्रिमंडल के उनके सदस्य थे, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से अलग होते हैं और वो अपनी पार्टी बनाते हैं। और फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रयास से ही 1988 में जनता दल का निर्माण होता है, जिसको शॉर्ट में जेडी कहा गया है, जनता दल। ये 1988 में इसका निर्माण, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है, उसी जन्मदिन के अवसर पर जनता दल का निर्माण होता है। और नेचुरली इसके संयोजक जो हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि फिर जो अगला चुनाव होता है उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चला पाते हैं। इस बीच में 1990 में बिहार के अंदर कांग्रेस का सफाया हो जाता है, क्योंकि 1989 के भागलपुर दंगे के कारण मुस्लिम वोट बिल्कुल कांग्रेस से अलग हो जाता है, और यहाँ पर जो जनता दल है वो बहुमत में आ जाती है, और उसके नेता चुने जाते हैं लालू प्रसाद यादव, और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जब हम लोग, हमारा जो जेन जी या जो यूथ, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, हम लोग क्या विकिपीडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, और जब हम जनता पार्टी को विकिपीडिया पे सर्च करते हैं तो उसका एक कर्नाटक का कनेक्शन दिखता है, वो क्या है? नहीं, उस पर हम आ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ बात कर लें। पहले जब 90 में लालू यादव आ जाते हैं, तो 1994 आते आते लालू यादव से नीतीश कुमार की दूरी बढ़ने लगती है। आपको जैसा कि मालूम है कि 1990 में सब लोग, लालू जी, नीतीश जी, सब लोग एक साथ थे, लेकिन 4 वर्षों में ही नीतीश
कुमार को ऐसा लगने लगता है कि लालू जी का जो रास्ता है वो सही नहीं है, और फिर ये लोग 1994 में अलग होकर समता पार्टी का निर्माण करते हैं, जिस समता पार्टी के निर्माण में जॉर्ज फर्नांडिस की मुख्य भूमिका होती है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जॉर्ज फर्नांडिस एक राष्ट्रीय स्तर के समाजवादी नेता थे, और इंदिरा गांधी से जो लड़ाई हुई थी जो इमरजेंसी काल में, उस समय में बड़ौदा डायनामाइट केस में उनको फंसाया गया था, और वो जेल के अंदर से रहते हुए मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। तो ये जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का निर्माण होता है, और समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस बनते हैं। तो इस तरह से जनता दल में बिहार के अंदर जनता दल में टूट प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अब यही नहीं रुकता है। 1997 में आप देख रहे हैं कि फिर 1996 में एक बार पुनः बिहार के अंदर लालू यादव फिर से सत्ता में आते हैं। लेकिन उसके बाद 1997 में लालू यादव ये जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण करते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण करके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। और तब से लेकर आज जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उस समय तक, अभी हाल ही में उसके ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव हुए हैं, लालू यादव ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण होता है। लेकिन उसके बाद भी जनता दल इंटैक्ट नहीं रह पाता है। अब गुजरात की बात आती है। उसी समय 1999 में ये गुजरात के मुख्यमंत्री एस.डी. पटेल, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बना हुआ है, उसको समर्थन देने की घोषणा करते हैं। और उसके विरोध में कर्नाटक के ही एच.डी. देवेगौड़ा, जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी 1996 में बन चुके थे, वो जनता दल से अलग होते हैं, और जनता दल सेकुलर बना के वो जो है सो पार्टी से अलग हो जाते हैं, और जनता दल सेकुलर का अस्तित्व केरल में और कर्नाटक में होता है। इस तरह से अब जो जनता दल बच जाती है, वो शरद यादव उसके मुख्य कर्णधार बन जाते हैं, और कुछ दिन तक तो उसको शरद यादव ग्रुप के नाम से उसको जाना गया, लेकिन बाद में वो जनता दल यूनाइटेड के नाम से आ गया। तो ये जनता दल यूनाइटेड, जो आज की जनता दल यूनाइटेड है, उसका एक संक्षिप्त इतिहास, और इसमें और भी बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि हम लोग के पास एक इस तरह के इसमें एक लिमिटेड समय होता है, इसलिए एक इतिहास संक्षेप में हमने बताने का प्रयास किया है जनता दल यूनाइटेड का। अब ये जनता दल यूनाइटेड जो बनी, उसको उस समय जो समता पार्टी थी, और ये अब मैं 2003 में आ रहा हूँ कि 2003 के 30 अक्टूबर को शरद यादव की जो जनता दल यू थी, उसमें समता पार्टी और लोक शक्ति पार्टी इसका विलय हो जाता है। और विलय हो जाता है किसमें? जेडीयू में विलय हो जाता है। लेकिन जेडीयू के अध्यक्ष, समझौते के तहत जेडीयू के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस बनाए जाते हैं, और शरद यादव जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, जो बहुत शक्तिशाली होती है, उसके अध्यक्ष, उसके चेयरमैन शरद यादव बनाए जाते हैं। और 2003 में ये पार्टी मुख्यतः लालू यादव की जो सरकार चल रही थी बिहार के अंदर, उसके विरोध स्वरूप वो पार्टी सामने में आती है। यानी आपको इस बात को दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि जदयू का निर्माण ही राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकलापों के विरोध के लिए हुआ, और यही 2005 आते आते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने यह घोषणा कर दी कि बिहार में जो एनडीए होगा उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। ये उनकी पार्टी की तरफ से घोषणा नहीं हुई, ये, और पार्टी ने उनको नीतीश कुमार को बनाया भी नहीं, क्योंकि पार्टी में इस बात को लेकर मतभेद था कि नेतृत्व नीतीश कुमार करें या कोई दूसरा आदमी करे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो एनडीए को लीड कर रही थी उस समय, उसने अब उनके नाम की घोषणा कर दी, आडवाणी ने उनके नाम की घोषणा कर दी, तो फिर इसके बाद तो किसी को कुछ कहने के लिए रहा नहीं। और इस तरह से
वे नीतीश कुमार जो 1977 के जनता लहर में चुनाव हार चुके थे और उनके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया हुआ था, वही नीतीश कुमार अब 2005 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में सामने में, जनता के सामने में आते हैं। और जो 2005 के फरवरी में जो चुनाव होता है उसमें बिहार में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है और उस बहुमत नहीं मिलने के कारण फिर से एक बार 2005 के नवंबर में चुनाव होते हैं और उसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता है। तो इस तरह से एक नीतीश कुमार के सत्ता में आने की एक कहानी हम लोग 2005 तक पहुंच जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगर 2005 के बाद की स्थिति देखेंगे तो जनता दल यू के लोकसभा का अगर परफॉर्मेंस हम देखना चाहेंगे तो 2004 में 24 सीटों पर चुनाव लड़ती है जेडीयू और उसमें से 6 सीटों जीतती है। उसको परसेंटेज ऑफ वोट मिलता है 22.36% और उसका स्ट्राइक रेट होता है 25% का। फिर 2009 का जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें वो 25 सीट पर चुनाव लड़ती है, 20 सीट जीतती है, उसको वोट मिलता है 24.04% और स्ट्राइक रेट उसका होता है 80%। फिर 2014 में वो 38 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उसमें सिर्फ 2 सीट उसको मिलता है। आप देखिए, आपने देखा कि एक बैक ग्राफ नीचे चला गया। ये ग्राफ क्यों नीचे चला गया? तो ये मालूम होना चाहिए हमारे जो दर्शक हैं उनको कि 2014 में जेडीयू बिहार में अलग चुनाव लड़ी थी। वो न तो एनडीए में थी और न तो राजद वाले जो गठबंधन थी उसमें थी। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ उसका समझौता हुआ था और उसमें एक बैग उनका ग्राफ 2 पर चलाया था। इसका मतलब ये था, बहुत स्पष्ट था कि बिहार की जनता 2014 में जब चुनाव कर रही थी तो उसमें राष्ट्रीय राजनीति में जेडीयू का कोई रोल नहीं देख रही थी। वो राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का रोल देख रही थी। इसीलिए आप 2014 के चुनाव में देखेंगे कि बीजेपी का ग्राफ एक बैग काफ़ी बढ़ जाता है और उसमें 38 में 2 सीट जीता उन्होंने और 16, लेकिन वोट परसेंटेज उनका 16.04% रहा। यानी वोट परसेंट बहुत नहीं गिरा, बहुत माने अच्छा उसको कहा जाएगा। स्ट्राइक रेट 0.5% हो गया। फिर 2019 के चुनाव में वो एनडीए के साथ आ गए, उसमें 17 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 16 सीट उन्होंने जीता। यानी ये स्ट्राइक रेट अब 94% हो गया और वोट का परसेंटेज भी 16 से एक बैग बढ़ के फिर 21.83% हो गया। फिर 2024 के चुनाव में वो 1 सीट कम 16 सीटों पर लड़े और उसमें 12 सीट का स्कोर किया और 18.52% उनको वोट आया और स्ट्राइक रेट उनका 75% रहा। तो इस तरह से लोकसभा के चुनाव में जेडीयू लगातार 2014 को अगर छोड़ दें तो लगातार उसका बढ़िया परफॉर्मेंस बना रहा है और लोकसभा के चुनाव में वो 22% से लेकर 18% वोट के बीच में वो रही है। इसका मतलब है कि वो बिहार के जनता के बीच में अपना जगह बनाने में कामयाब हो गई है। अब हम विधानसभा चुनाव की अगर चर्चा करें तो विधानसभा के चुनाव में 2005 के जो फरवरी में चुनाव हुए जिसमें कि इनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, उसमें जनता दल यू 138 सीटों पर लड़ी, उसको 55 सीट आया, 15.55% उसको वोट प्रतिशत उसको आया और स्ट्राइक रेट उसका 40% रहा। लेकिन फिर जब 2005 के नवंबर में चुनाव होता है तो एक बैग 139 सीटें लड़ती है और 139 सीट में इसको 88 सीट आ जाता है जेडीयू को और फिर उसका परसेंटेज ऑफ वोट एक बैग 5% बढ़ जाता है और 20.46% उसका वोट प्रतिशत बढ़ता है और स्ट्राइक रेट उसका 63% हो जाता है। 2010 के चुनाव में जेडीयू की स्थिति और भी अच्छी हो जाती है जब 144 सीट पर वो चुनाव लड़ती है और उसको 115 सीट पर जीत हासिल होती है।
वोट परसेंटेज उसका 22.58 यानी पिछले चुनाव से 2% और उसका बढ़ जाता है, 22.58% हो जाता है, और स्ट्राइक रेट उसका 80% हो जाता है। फिर 2015 में हम आ जाते हैं। अब देखिए आपको याद होगा कि 2015 में अब जेडीयू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से अलग हो गई हुई है, और वो महागठबंधन के साथ मिलकर यानी आरजेडी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ने जा रही है। उसी आरजेडी के साथ जिसके विरोध के आधार पर ही जेडीयू का निर्माण 2003 में हुआ था, तो उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो फिर 101 सीट पर जेडीयू लड़ती है, और 101 सीट में उसको 71 सीट पर जीत मिलती है। उसको वोट परसेंटेज 16.80% मिलता है, और स्ट्राइक रेट उसका 70% का होता है। फिर 2020 के चुनाव में आपने देखा कि 2020 के चुनाव में जो दो पार्टियां थी उसने एनडीए से अलग होकर, और इस तरह का उसने इंतजाम किया था कि जो जेडीयू के कैंडिडेट्स थे उनको हराने का काम उन लोगों ने किया था, जिसमें चिराग पासवान की जो पार्टी थी वो एनडीए से अलग हो गई थी, और चिराग पासवान भी उसमें शामिल थे, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी उसमें शामिल थी। और उसके कारण 115 सीट लड़ने के बावजूद जेडीयू को सिर्फ 43 सीट पर जीत मिलती है। उनको 15.40% उनको वोट मिलता है, और स्ट्राइक रेट उनका 38% का होता है। तो इस ग्राफ को देखने से बड़ा स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जेडीयू बिहार में बराबर 18 से 22-24% के बीच में वो रहती है, और इसने अपना एक बहुत बड़ा जनाधार कायम किया है। एक जनाधार तो उसका लौकुश समीकरण है, जो कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज ने मिलकर इस समीकरण को बनाया हुआ है। वो भी अटूट समीकरण है, और वो दोनों नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं। दूसरा काम जो नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद किया, खास करके 2005 से 2010 के बीच में बिहार के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि उस काल में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम और अपराध मुक्त सरकार देने का काम नीतीश कुमार ने किया, और उसका नतीजा निकला कि 2010 में राष्ट्रीय जनता दल का बिल्कुल सफाया हो गया, और ऐसा सफाया हो गया कि लगा कि वो पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन 2015 में संजीवनी देने का काम भी नीतीश कुमार ने ही उस पार्टी को किया। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो पीरियड है 2005 से लेके और 2010, और 2010 से लेके 2013 में जब नीतीश कुमार इस मामले को कि मोदी को जब भारतीय जनता पार्टी ने सामने में कर दिया अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, तो वो एनडीए से अलग हो गए। तो ये एक यूँ कहा जाए कि एक बिहार की जनता ने उसको बहुत अच्छा नहीं माना, और एक व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार की छवि पर बहुत बड़ा आघात लगा। क्योंकि और सिर्फ उनकी छवि पर आघात नहीं लगा, बल्कि जो उनकी जनता थी, यानी जो उनके लोग थे, उनके पार्टी के भी जो लोग थे, वो बिल्कुल असहज रहे। और लेकिन उनका निर्णय था, चूँकि वो पार्टी के सर्वेसर्वा थे और उनका निर्णय था, और उस निर्णय के आधार पर आपने देखा कि 13 में वो एनडीए से अलग होते हैं। फिर 14 में जब उनको 2 सीट आता है तो फिर वो त्याग पत्र दे देते हैं, और त्याग पत्र देने के बाद अपने ही दल के जीतन राम मांझी को वो मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री वो ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाते हैं, इसलिए कि वो जब कोई भी आदमी जब मुख्यमंत्री बनता है तो फिर वो अपनी ताकत, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है, जो किसी दूसरे को जो बनाने वाला है उसको पसंद नहीं आता है। वो तो चाहता है कि हमारे जैसे चले, तो फिर उनको वो हटाते हैं, जीतन राम मांझी को वो हटाते हैं, उनको त्यागपत्र देना पड़ता है, और फिर से नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ये बात समझ चुके थे कि हम अकेले बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन और इसीलिए वो फिर महागठबंधन के साथ 2015 महागठबंधन में जाते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की जो अन्य सहयोगी पार्टियां हैं उसके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, और नेचुरली वो
सत्ता में उनको आना था। देखिए, एक बात आप जानिए कि नीतीश कुमार और जेडीयू, एक बिहार, मैं बराबर इस बात को कहता हूँ कि मैं तो पूरे विश्व की बात कभी कभी सोचने लगता हूँ, और हिंदुस्तान में तो मैं सोचता ही हूँ कि नीतीश कुमार की स्थिति हिंदुस्तान के किसी भी दूसरे प्रदेश में वैसी स्थिति वाला नेता कोई नहीं है। जिस नेता को, चूंकि क्या है, एक समता पार्टी जब बनी और फिर समता पार्टी से जेडीयू बनी, तो इनका एक समाजवादी इन लोगों की पृष्ठभूमि रही और एक सेकुलर इनकी पृष्ठभूमि रही। तो ये अपने जो इनके सेकुलरिज्म है, जो इसको हम पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता कहते हैं, उससे नीतीश कुमार ने कभी समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहने के कारण नहीं किया। प्लस अपनी व्यक्तिगत छवि उनकी अच्छी बनी रही, व्यक्तिगत ऑनेस्टी पर उनके कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सका। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बावजूद भी कोई आदमी सत्ता में दूसरे लोग जबकि थे तो उन पर कोई जो है सो उंगली नहीं उठा सका। तो ये जो चीज़ था उसके कारण ये हर जगह सर्वमान्य रहे, और इसीलिए बिहार में आज भी स्थिति वही है कि अगर आज नीतीश कुमार डिसाइड कर लें कि हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाएंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी लोग हैं, वो चाहे लालू यादव हों चाहे तेजस्वी यादव हों, वो दौड़े हुए नीतीश कुमार की अगवानी करने के लिए बढ़ जाएंगे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार से अलग नहीं होना चाहती है। वो नीतीश कुमार जब अलग होते हैं तो वो लोग बोलते हैं उनके बारे में कि हाँ, हम कभी नहीं लेंगे उनको, उनके लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार सिग्नल देते हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी भी पलक पावड़ा बिछाकर उनके स्वागत के लिए तैयार होती है। ऐसी स्थिति पूरे भारतवर्ष में क्या, मैं तो पूरे विश्व में किसी एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति बन जाए राजनीतिक परिदृश्य में, ये मैं नहीं देखता हूँ। तो ये पूरी बातें कि कितनी इम्पोर्टेंट पार्टी है ये जनता दल यूनाइटेड, जिसके कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और किस तरह से ये शुरुआत हुई, किन किन परिस्थितियों में इतनी ज़्यादा जोड़ और घट दल बदल और इतनी सारी चीज़ों होने के बाद आज बिहार की राजनीति को जो एक इंसाइट है वो हमारे दर्शकों को मिला होगा कि आज बिहार की राजनीति में जो इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स दिखने को मिलते हैं, विचारधारा में जो इतने कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, उसका कारण क्या है। क्योंकि सब अलग अलग फिलॉसफी ऑफ लाइफ से, अलग अलग फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन अंत में एजेंडा किस तरह से वक्त के साथ पार्टियों को लेकर बदलता रहा। इसमें एक बार चाहेंगे कि एक इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जो कि कंक्लूडिंग भी होगा, इसकी जानकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह एक बार देंगे, जिससे आपका इंसाइट और भी क्लियर हो जाएगा इन मुद्दों को। तो इस तरह से एक जनता दल यू बिहार में लीड कर रही है। कम सीट आने के बावजूद भी उसके लीडर नीतीश कुमार ही यहाँ मुख्यमंत्री हैं, और ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी जनसंख्या के मुताबिक मंत्रिमंडल में ज़्यादा स्थान मिला हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर जो सरकार चल रही है उसमें कुछ भी नहीं होता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इधर इस बात की चर्चा आम हो गई हुई है कि वो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि राजनीति में अस्वस्थ होना और कहना ये भी एक राजनीति ही होती है, क्योंकि जो फैसले वो ले रहे हैं वो नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं। जो एक्स पर जो उनका आता है, जैसे उन्होंने फैसला लिया कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, डोमिसाइल रिजर्वेशन देंगे 35% का, ये उनके तरफ से आया। उन्होंने पत्रकारों को, जो रिटायर्ड पत्रकार हैं, उनको जो है सो कहा कि हम 15,000 रुपये का महीना देंगे, ये उनका फैसला है। उन्होंने कहा कि उनके जो ये स्पाउज होंगे, उनके मरने के बाद उनको हम जो है सो अब 10,000 रुपया देंगे, उनका फैसला है। कौशल विकास के लिए विश्वविद्यालय बनेगा बिहार में, ये उनका फैसला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी विकास का, अभी वो सीतामढ़ी गए कल, और सीतामढ़ी में उन्होंने जो सीता मैया का जो बनना है वहाँ मंदिर, विशाल मंदिर बनेगा, उसको उन्होंने कहा कि साहब अयोध्या की तरह ही यहाँ भी पुनौरा धाम में भी उसका बनेगा। ये नीतीश कुमार स्वयं जाके कर रहे हैं। बाढ़ राहत में अगर आप देखिए कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, तो आप देखते हैं कि नीतीश कुमार घूम रहे हैं। तो कैसे कहा जाए कि उनकी तबीयत खराब है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन चर्चा होती है कि साहब तबीयत खराब है और ऐसा है वो है। तो लेकिन
एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, जो जो बिहार की जनता भी महसूस करती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो छवि थी, उस छवि पर आघात हाल के दिनों में पहुंचा है। क्योंकि नीतीश कुमार एक लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के नाम पर बिहार में आए थे, जाने जाते हैं, और हुआ भी था। लेकिन इधर जो है वो उसमें कमी आई है और क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। हालांकि पुलिस का जो ये आ रहा है, जो यहाँ के डीजी हैं, वो जब अपनी बात कहते हैं तो वो आंकड़े दे के बताते हैं कि नहीं, क्राइम का ग्राफ नीचे है। लेकिन पटना ऐसे शहर में जब हम लोग स्थिति को देखते हैं कि बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन एक जो तंत्र का भय होना चाहिए, एक जो सरकार का भय होना चाहिए, एक जो पुलिस का भय होना चाहिए, वो क्रिमिनल्स के माथे से वो भय निकल चुका है। तो निश्चित रूप से चुनाव का ये वर्ष है, तो जदयू अच्छा करे, हम सभी दलों के अच्छा करने की कामना करते हैं, इसलिए हम जदयू के भी अच्छा करने की कामना करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से वक्त रहते नीतीश कुमार को और जो सरकार जो चल रही है, उस सरकार को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर और जो आम जो समस्या है, हालांकि उन समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश चल रही है। अभी 125 जो यूनिट बिजली फ्री किया गया है, उससे करोड़ों लोगों को, उससे जो है सो बिहार के करोड़ों लोगों को उससे बेनिफिट होने जा रहा है। तो इस तरह की बातें हैं और चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, जो उनको सरकारी महकमों में जब वो जाते हैं, सरकारी ऑफिसेज में जाते हैं, वहाँ उनको हर एक बात के लिए, हर एक काम के लिए घूस देना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से ये ध्यान अकेले नीतीश कुमार नहीं देंगे, ये ध्यान उनकी अपनी पार्टी और साथ साथ जो पार्टियां उनको मदद कर रही हैं, जो पार्टियां उनकी सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी का उसमें विशेष रूप से नाम लेना होगा कि इन लोगों को चाहिए कि ये लोग ग्रासरूट स्तर पर, ब्लॉक में, जिला में, वो संगठित होकर वहाँ रहें और जो लोग की भी अपनी समस्या लेके जाते हैं, उनका समाधान कराने का प्रयास करें। तो ये थी तमाम जानकारियाँ जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार की जो एक राजनीतिक पार्टी है, उसके बारे में कि किस तरह से ये क्या रहा, इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और आज ये किस तरह से एक मजबूत पार्टी बन करके बिहार के मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट कर रही है ये पार्टी। और इस तरह से ये पूरा एक इंसाइट आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से पार्टियाँ जो हैं वो गठबंधन करती हैं, किस तरह से कभी कोई समीकरण किसी के खिलाफ हो जाता है और फिर कभी वो उनके साथ में हो जाते हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। इसी तरह से जो बिहार की और भी अलग पार्टियां हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, इसके विषय में हम आपको एक एक करके इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।